हेलो गाइस, आज की वीडियो का टॉपिक है हाउ टू एनालाइज क्रूड ऑयल ऑन डिफरेंट टाइम फ्रेम्स। यहाँ आप देख रहे हो मंथली, वीकली, डेली, 4 आवर, 1 आवर, 30 मिनट्स मैंने टाइम फ्रेम लिखे हुए हैं और ये किस तरीके से हमें हेल्प करने वाले हैं आज की वीडियो में। अलग अलग टाइम फ्रेम पर क्या चीजें देखनी होती है, किस तरीके से हम लेवल ड्रॉ कर सकते हैं और नेक्स्ट प्लान ऑफ एक्शन कैसे हम बना सकते हैं, वो सारी चीजें हम आज बात करने वाले हैं। इन सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे इस वीडियो पे। तो अगर इस वीडियो को यानी आप जेन्युइनली यहाँ पर कुछ सीखने आए हो तो बिना स्किप करे एंड तक देखना। डेफिनेटली आज आपके बहुत सारे जो क्वेश्चन होते हैं, डाउट्स होते हैं, वो सॉल्व होने वाले हैं और आपको बहुत सारे सॉल्यूशंस भी मिलेंगे। एक लर्निंग वीडियो है, किस तरीके से क्रूड ऑयल को एनालाइज किया जा सकता है डिफरेंट टाइम फ्रेम्स पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे, 1 मिनट में यहाँ बता देता हूँ आपको। जैसे यहाँ आप देख रहे हो मंथली टाइम फ्रेम, सबसे पहला जो हमारा स्टेप होता है वो सबसे बड़े टाइम फ्रेम पर हम लेवल देखते हैं, किस तरीके से प्राइस मूव कर रहा है। हम यहाँ पर सिर्फ प्राइस एक्शन ट्रेडिंग की बात करेंगे, कोई भी यहाँ पर इंडिकेटर यूज नहीं होने वाला, ओनली प्योर प्राइस एक्शन। तो सबसे पहले हम सबसे बड़े टाइम फ्रेम पर जाएंगे, वहां डाटा एनालाइज करेंगे, हमारे लेवल ड्रॉ करेंगे। उसके बाद वीकली टाइम फ्रेम पर जो हमने लेवल ड्रॉ करे हैं मंथली पर, उनको एनालाइज करेंगे सही से ड्रॉ हुए या नहीं हुए। उसके बाद स्विंग अपॉर्चुनिटी है या नहीं है। फिर हम डेली टाइम फ्रेम पर स्विच करेंगे, वहां पर इंट्राडे अपॉर्चुनिटी हम फाइंड कर सकते हैं। और इंट्राडे करते हुए हमें डेली टाइम फ्रेम, उसके बाद 4 आवर टाइम फ्रेम पर भी देखना पड़ता है और 1 आवर और 30 मिनट पर हम एंट्री और एग्जिट प्लान कर सकते हैं। तो अलग अलग टाइम फ्रेम का एक अलग अलग यूज होता है, अलग पर्पज होता है। तो आज उसी के ऊपर हम बात करने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखना, ये एक रिक्वेस्ट है आपसे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मंथली टाइम फ्रेम पर हम बात करते हैं कि हमें यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है। यहाँ अगर इसको पहले थोड़ा एडजस्ट कर देता हूँ मैं, यहाँ पूरी स्क्रीन पर डाटा अवेलेबल हो चुका है मंथली टाइम फ्रेम पर। देखो, सबसे पहले हमें क्या दिखाई दे रहा है, एक हाई है, उसके बाद ये एक हाई है, उसके बाद ये एक हाई है, उसके बाद एक ये हाई है। हमारा जो मंथली टाइम फ्रेम पर प्राइस है उसका हाई नीचे की ओर शिफ्ट होते जा रहा है। उसके बाद यहाँ पर एक स्विंग बना है, यहाँ एक स्विंग बना है और यहाँ एक स्विंग बना। यहाँ से क्या पता चल रहा है कि भाई हमारा जो प्राइस है वो एक पर्टिकुलर एरिया ऑफ सपोर्ट बना के बैठा है। इसको मैं इस तरीके से ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, हमें पता चल चुका है कि भाई सपोर्ट ले रहा है मंथली टाइम फ्रेम पर। यहाँ पर ऊपर से एक ट्रेंड लाइन आ रही है, उसको हम यहाँ ड्रॉ कर देते हैं इस तरीके से। तो अब हमें पता चल चुका है मंथली टाइम फ्रेम पर जो हमारा क्रूड ऑयल है वो एक रेंज के अंदर फंसा पड़ा है। और ये रेंज कौन सी होती है, सपोर्ट रेजिस्टेंस की वीडियो में मैंने बताया था, 3 टाइप की रेंज होती है, उन्हीं में से ये हमारी ट्रेंड लाइन प्लस हॉरिजॉन्टल की रेंज बनी हुई है। अब और क्या चीजें देखी जा सकती है, देखो यहाँ पर आप देख रहे हो एक स्विंग बना है, पहले नीचे आया फिर ऊपर चला गया। यहाँ पर क्या है, एक स्विंग बना है। ठीक है, उसके सामने यहाँ पर क्या है, पहले प्राइस ऊपर जाता है, फिर एक डोजी कैंडल बनाता है, फिर यहाँ से नीचे आता है। ये जो डोजी कैंडल है इसका यहाँ पर लो, अगली जो डोजी कैंडल है इसका हाई, उसके बाद ये वाली जो कैंडल है इसका लो, और ये रेड कैंडल है इसका लो। ये लगभग बिल्कुल पास पास बने हुए हैं, एक ही यानी इनका लेवल है। उसको मैं एक बार ड्रॉ करके देखता हूँ क्या ये सही से ड्रॉ हो पाएगा या नहीं हो पाता। क्यों, क्योंकि ये जो लेवल होते हैं ये इंपॉर्टेंट होते हैं। सपोर्ट रेजिस्टेंस का एक एरिया बना होता है, हम उसी को ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर मैंने इसको ड्रॉ कर दिया है। अब हमें क्या पता चल रहा है कि भाई यहाँ पर प्राइस ऊपर जाता है, फिर इसको थोड़ा यानी रिटेस्ट करता है इस लेवल को, वहां से फिर ब्रेक डाउन देता है, दोबारा आता है इसी लेवल को रिटेस्ट करता है, नीचे आता है, दोबारा इसको तोड़ देता है। तोड़ने के बाद वापिस आता है, यहाँ पर सपोर्ट लेता है, यानी रिटेस्ट करने के बाद वापिस ऊपर जाता है, लेकिन अगली कैंडल फिर से इस लेवल को तोड़ देती है। तो ये जो लेवल है बार बार सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है। यहाँ पर भी फिर से पुल बैक दिया, उसके बाद यहाँ थोड़ा वेट किया, उसके बाद यहाँ से ब्रेकआउट हो गया। अब लेकिन अगर स्ट्रक्चर देखें, प्राइस का स्ट्रक्चर हमें क्या बता रहा है, प्राइस का स्ट्रक्चर हमें क्लीन यानी क्लीन वे में एक चीज दिखा रहा है। यहाँ पर एक हाई बना है, उसके बाद एक लो बना है, एक नया हाई बना है, पिछले हाई के नीचे लोअर हाई, उसके बाद इस लेवल का ब्रेकडाउन होता है और यहाँ से हमारा लोअर हाई लोअर लो का स्ट्रक्चर चालू हो चुका है। यहाँ ब्रेकडाउन होने के बाद यहाँ पर प्राइस ने इस लेवल को रीटेस्ट किया है। क्यों, क्योंकि यहाँ से ब्रेकडाउन हुआ था नीचे की साइड, तो इस लेवल को रीटेस्ट किया है। रीटेस्ट करने के बाद अगर इसको लोअर हाई लोअर लो का फॉर्मेशन चालू रखना है, पहली बात तो हमारा ये हाई टूटना नहीं चाहिए, भले ही यहाँ से यहाँ आ जाए। उसके बाद अगर इसको अपना हाई बन चुका है और फिर अपना एक नया लो बनाना पड़ेगा इस लो के नीचे। तो मंथली टाइम फ्रेम पर इतना बड़ा मूव आना अभी तो यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा, पॉसिबल नहीं लग रहा है। लेकिन अब क्या हो सकता है, अब जैसे इसने एक हाई बना दिया, ये कैंडल का साइज देखो और इससे पिछली कैंडल का साइज देखो। मैंने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता रहता हूँ क्रूड ऑयल एनालिसिस की वीडियो में, एक अच्छी कैंडल होती है इस तरीके से। अगली जैसे सपोज करो ये ग्रीन कैंडल है, अगली कैंडल अगर यहाँ से इस कैंडल के 50% से नीचे आ जाती है, तो यानी जो इस कैंडल का ग्रीन कैंडल का मूव जो होता है वो बेकार हो जाता है, फिर उसमें इतना कोई अच्छा यानी साइन नहीं रहता।
जो ये पूरे बायर्स आए होते हैं, ये अपना फिर कॉन्फिडेंटली नहीं बाय कर पाते, फिर यहाँ से सेलिंग कंटिन्यूएशन में चली जाती है। क्यों? क्योंकि इसके 50% से नीचे आ चुका है। तो अगर आपको ऐसा कभी भी दिखाई देता है, तो आप समझ जाओ कि हमारा जो पिछला कैंडल था, उसका मूव यहाँ पर खराब हो चुका है। अब ग्रीन कैंडल के पूरे हाई से भी ऊपर जा चुका है प्राइस, यानी यहाँ पर जो सेलिंग का प्रेशर बना हुआ था, वो फेड अप हो चुका है, यानी खराब हो चुका है। हमें ये चीज़ पता चल चुकी है। अब बात करते हैं कि भाई और क्या चीज़ें हो सकती है। अब यहाँ से सेलिंग स्टार्ट हुई थी, यहाँ तक अपना कंटिन्यू रही। इस पूरे मूव का 50% लगभग यहाँ होता है, लेकिन इस 50% से ऊपर ये जाके आ चुका है। ठीक है? तो इसका भी पता चलता है कि भाई जो ये सेलिंग था, इसका ऑलमोस्ट 50% तक एक बार जा चुका है प्राइस। अगर दोबारा जाता है, देन हमें ये जो मूव आया है सेलिंग का, ये फेड अप हो सकता है और दोबारा प्राइस अपना इस ट्रेंड लाइन तक टच करने आ सकता है। तो ये हमारा एक प्राइस एक्शन पॉइंट है। हम इसको ध्यान में रख के अब आगे जो हमारे अलग टाइम फ्रेम होंगे, उनके ऊपर हम इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। ठीक है? तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं। हम वीकली टाइम फ्रेम पर चलते हैं। यहाँ पर हमारा काम हो चुका है एक तरीके से। अगर यहाँ कोई लेवल और बचा है, नहीं फिलहाल कोई और लेवल दिखाई नहीं दे रहा, इतना सही है। अब चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम पर। वीकली टाइम फ्रेम पर किस तरीके से हमें देखो यहाँ पर डाटा ज़्यादा दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर 1 महीने की 1 कैंडल होती है। यहाँ पर 1 महीने में 4 कैंडल दिखाई देगी। तो हमारे पास ऑब्वियस सी बात है डाटा अलग से यानी ज़्यादा दिखाई देगा तो नॉर्मल सी बात है कि हमें वहाँ पर अलग-अलग यानी लेवल मिलेंगे और अच्छी अपॉर्च्युनिटी मिल सकती है और अच्छा डीपली एनालाइज़ कर सकते हैं चीज़ों को, बस ये काम होता है। अब देखो यहाँ पर चलो हमें यहाँ इतने पोर्शन में हम देखते हैं। यहाँ से कंप्लीटली दिखाई दे रहा है लो नीचे की ओर शिफ्ट हो रहे हैं। सॉरी हाई जो है नीचे की ओर शिफ्ट हो रहे हैं, उसके बाद यहाँ से एक ब्रेकडाउन आया था, ब्रेकडाउन हुआ, उसको रीटेस्ट करता है, रीटेस्ट करने के बाद एक लो बनाता है, लेकिन पिछले लो को नहीं तोड़ पाता, उसके बाद डायरेक्टली ऊपर चला जाता है। ऊपर जाने के बाद जो ये एक स्विंग बना था यहाँ से, इस तरीके से, इसी के सामने आके प्राइस वापिस नीचे आता है, फिर क्या करता है, एक लो बना रहा है, बना दिया है, फिर से क्या हुआ है पिछले लो के ऊपर इसने एक नया लो बना दिया। यानी हमें पता चल रहा है कि भाई वीकली टाइम फ्रेम पर जो हमारा प्राइस है वो अपना इस करंट डाटा के अंदर यहाँ पर इसके लो को ऊपर की ओर शिफ्ट करवाते जा रहे हैं। ठीक है? अगर ऐसा होगा तो ये चीज़ क्या इंडिकेट कर रही है कि मे बी यहाँ से जो हमारा प्राइस है वो अपने स्ट्रक्चर को चेंज कर रहा है। ठीक? तो ये एक साइन है यहाँ पर। अब हम बात कर लेते हैं कि भाई यहाँ से हमारा जो लो है वो नीचे की ओर शिफ्ट हो रहा है इस तरीके से। सॉरी हाई जो है नीचे की ओर शिफ्ट हो रहा है। यहाँ से जो हमारा स्ट्रक्चर बना रहा है प्राइस लो का, वो ऊपर की ओर शिफ्ट होते जा रहा है। तो अब हम इस एरिया की बात करेंगे, यहाँ पर हमें क्या-क्या चीज़ें दिखाई दे रही है। यहाँ पर एक हाई बना, पिछले हाई के बिल्कुल इक्वल बना है, उसके बाद प्राइस ने इसको तोड़ा है और जो लेवल टूटा है उसी लेवल को इसने रीटेस्ट किया है। तो यानी रीटेस्ट करने के बाद अब अगर प्राइस दोबारा नीचे आता है और इस ग्रीन कैंडल का लो ब्रेक कर देता है या फिर इस रेड कैंडल का लो ब्रेक कर देता है, तो हम क्या करेंगे, हम नीचे के लिए प्लान करेंगे, लेकिन नीचे हमें यहाँ क्या दिखाई दे रहा है, सपोर्ट दिखाई दे रहे हैं। तो एक शार्प सेलिंग हम यहाँ पर प्लान नहीं कर सकते स्टार्टिंग में ही वीकली टाइम फ्रेम पर। इसके लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें बस इतना पता चल चुका है कि भाई ये लेवल टूटा है, इसी लेवल को तोड़ने के बाद प्राइस ने रीटेस्ट करने गया। इतना हमें समझ में आ चुका है। अब लेकिन देखना पड़ेगा डेली टाइम फ्रेम पर प्राइस क्या बोल रहा है। इसको मैं लेवल को ड्रॉ करके रखता हूँ। डेली पर चलते हैं। यहाँ पर आपको और यानी और अच्छे से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएँगी, बहुत बेटर वे में। अब यहाँ पर हम आ चुके हैं, यहाँ आपको प्रॉपर वे में जो हमारा हाई है, नीचे की ओर आते हुए दिख रहा है। यहाँ हमारा जो लो है, स्विंग बना-बना के ऊपर की ओर शिफ्ट होते दिखाई दे रहा है। अब अगर स्ट्रक्चर की बात करें, तो यहाँ पर एक हाई, उसके बाद लो, फिर लोअर हाई, देन लोअर लो। डाउन ट्रेंड का स्ट्रक्चर है, उसके बाद एक हाई बनता है, फिर एक लो बनता है, लेकिन पिछले लो के ऊपर है, तो यहाँ से हमारा क्या बना है, फर्स्ट टाइम यहाँ पर एक अलर्ट मिला हमें कि जो प्राइस है वो अपने स्ट्रक्चर को चेंज कर रहा है। यहाँ पर हमें मिला है हायर लो। उसके बाद जैसे ही प्राइस इसको तोड़ देता है, इस हाई को, यहाँ से हमारा एक एन पैटर्न बन जाता है इस तरीके से। एन पैटर्न में क्या होता है, एक हाई बनता है, उसके ऊपर एक हाई बनता है, फिर एक लो होता है, उसके ऊपर एक लो बनता है। तो यहाँ पर हमारा हायर हाई, हायर लो का फॉर्मेशन चालू हो जाता है। इसी तरीके से यहाँ प्राइस ने अब क्या किया है, यहाँ से इस हाई के ऊपर निकलते ही एक हायर हाई बना दिया। उसके बाद एक लो बना, फिर से क्या हुआ, इस वाले प्राइस के ऊपर बना है, यानी इस लो के ऊपर बना है। तो लो यानी हायर लो बना। अब हायर यानी हायर लो, हायर हाई, हायर लो, उसके बाद दोबारा क्या करता है, फिर से गेम खेल लेता है। क्यों? क्योंकि यहाँ एक ट्रेंड लाइन पे इसने अपना रेजिस्टेंस लिया है। उसके बाद यहाँ पर ये एक स्विंग बना हुआ था, इसी के सामने हॉरिजॉन्टल स्विंग था, इस तरीके से। यहाँ पर मैं ड्रॉ कर देता हूँ ताकि अच्छे से समझ में आए। यहाँ फिर एक लो बनता है, नहीं सॉरी हाई बनता है, उसके बाद आके प्राइस अपने इस लो के नीचे निकल जाता है, इस तरीके से। ठीक है? अब यहाँ पर स्ट्रक्चर क्या बना है? देखो पहले एक एन बना, एन बनने के बाद
फिर दोबारा गया और इस हाई को ब्रेक नहीं कर पाया, यहाँ आके नीचे इसने इस लो के नीचे ब्रेकआउट दे दिया। ब्रेकआउट देने के बाद यहाँ एक नया लो बनाता है, फिर से लो बनाने के बाद इस लेवल को रीटेस्ट करने जाता है, यहाँ पर इस तरीके से। रीटेस्ट करने के बाद अब एक रेड कैंडल दिखाई दे रही है आपको, यहाँ थोड़ा नीचे आता है, लेकिन उसके बाद कंटिन्यूअसली यहाँ आपको क्या दिखा रहा है, ऊपर की तरफ जाता दिखाई दे रहा है। अब यहाँ से फिर दोबारा ऊपर जा रहा है। तो अब हमें क्या पता चल रहा है कि भाई यहाँ पर हमारा जो प्राइस है, अगर हम बड़े टाइम फ्रेम पर देखें तो बड़े टाइम फ्रेम पर हमें एक ही सिग्नल मिल रहा है कि यहाँ से कंटिन्यूअसली जो लो है ऊपर की ओर शिफ्ट होते जा रहे हैं, और यहाँ जो हमारा प्राइस है वो नीचे आने के बाद पहली बार रीटेस्ट करता है, दोबारा एक स्विंग बनाता है, लो बनाता है, पिछले लो के ऊपर बना के अब ये वापस ऊपर जा रहा है। अब अगर इसको तोड़ देगा तो एक एन पैटर्न बन जाएगा फिर से इस तरीके से। वही हमारा क्या होगा, इस हाई के ऊपर एक नया हाई बनेगा, इस लो के ऊपर एक नया लो बन चुका है ऑलरेडी। यहाँ एक लो था, उसके ऊपर एक नया लो बन चुका है। अब जो ये एक हाई है अगर ये टूटता है ऊपर की साइड तो हम डेफिनेटली प्लान कर सकते हैं अप साइड के लिए। तो अब अप साइड के लिए हमें कहाँ पे प्लान करना है, किस तरीके से प्लान करना है, वो आपको समझ में आ चुका होगा। लेकिन अब अगर इसको यहाँ पर जो यानी सेलिंग साइड है, सेलिंग साइड जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हम चलते हैं 4 आवर टाइम फ्रेम पर, ताकि हमें और अच्छे से स्विंग दिखाई दे, अच्छे से डाटा मिल सके, ज़्यादा डाटा मिलेगा, ज़्यादा अच्छे से हम यानी काम कर पाएंगे। अब यहाँ क्या है, एक लो बना है, उसके बाद एक हाई बन चुका है, फिर एक लो बन चुका है, उसके बाद डेफिनेटली एक हाई बनाते हुए जा रहा है, लेकिन अभी तक इस हाई का ब्रेकआउट नहीं आया। अब अगर इसको एन पैटर्न बनाना है तो इस हाई के ऊपर निकलना पड़ेगा, यानी अगर इसके ऊपर जाता है तो हम यहाँ ब्रेकआउट ट्रेडिंग कर सकते हैं। यहाँ से जो भी हमारा नेक्स्ट रेजिस्टेंस होगा, यानी यहाँ पर एक गैप था, इस गैप को ये यानी फील करने जा सकता है, तो ये टारगेट हो सकता है। लेकिन अब अगर इसको नीचे आना है तो नीचे आने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस हाई को ब्रेक नहीं करना चाहिए। अगर ये हाई ब्रेक नहीं होता, यहीं से वापस नीचे आ जाता है अपने इस गैप को फील करने, तो ये क्या करेगा, अगर इस लो को नहीं तोड़ पाया तो यहीं पर साइडवेज रह जाएगा। ये चीज़ हमेशा याद रखना। अगर यहाँ पर इस हाई को ब्रेक नहीं कर पाता और इस लो को ब्रेक नहीं कर पाता तो प्राइस क्या करेगा, यहीं इसी रेंज के अंदर घूमता रहेगा, तो फिर ये क्या हो जाएगा, साइडवेज हो जाएगा। और इससे क्या पता चलता है कि भाई साइडवेज मूव किस तरीके से प्लान किए जाते हैं, तो ये आपको पता चल चुका है यहाँ पर। अब अगर इसको सेलिंग साइड जाना है तो सेलिंग साइड जाने के लिए यहाँ से नीचे आना पड़ेगा, भले ही यहाँ से फिर एक ट्रेंड लाइन आ रही होगी, इसको थोड़ा सा बाउंस बैक देके अगर दोबारा इस लो के नीचे निकल जाएगा, तब हम यहाँ सेलिंग साइड के लिए प्लान करेंगे। फिर हमारा टारगेट कम से कम यहाँ तक का हो सकता है, एक अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड हमें यहाँ सेलिंग साइड में मिल जाएगा। तो इस तरीके से सेलिंग साइड हम प्लान कर सकते हैं, लेकिन अभी जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है वो कंप्लीटली हमें सिग्नल दे रहा है कि हाँ भाई प्राइस जो है वो ऊपर जाने के लिए तैयार बैठा है। लेकिन यहाँ आपको आज दिखाई दे रहा है एक गैप अप ओपनिंग हुई है। गैप अप ओपनिंग होने के बाद किस तरीके किस डायरेक्शन में हम प्लान कर सकते हैं, मैंने पूरी वीडियो बनाई है किस तरीके से गैप अप और गैप डाउन में हमें प्लान करना चाहिए क्रूड ऑयल के अंदर। तो अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो आप यानी जाके उसको चेकआउट करो। अब बात करते हैं, यानी यहाँ पर 1 आवर टाइम फ्रेम पर हम क्या चीज़ें देख सकते हैं। इसको मैं थोड़ा क्लीन कर देता हूँ एक बार, यहाँ पर इस तरीके से। अब यहाँ देखो पहले एक लेवल हमारा ऑलरेडी बना हुआ था। आप खुद सोचो यहाँ से एक ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट आने के बाद ये एक रेजिस्टेंस फेस किया, वापस इमीडिएट आ गया। मैंने प्लान किया था रीटेस्ट के लिए, लेकिन एकदम से शार्प सेलिंग आई और जो यहाँ से ये इस यानी हाई का ब्रेकआउट होके ऊपर गया था गैप को फिल करने, इसको रीटेस्ट करने आ जाता है। रीटेस्ट करने के बाद ये क्या करता है, प्राइस फिर से पुल बैक देता है। उसके बाद अपने हाई को नहीं तोड़ पाता, ना ही अपने लो को तोड़ पाता है, तो यहाँ पे क्या होता है, एक साइडवेज मूव दे देता है। अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले किस तरीके से साइडवेज होता है, हमारे स्विंग के बीच में फंस जाता है प्राइस, तो प्राइस हमेशा साइडवेज रहेगा। अब यहाँ पर अपसाइड के लिए कैसे प्लान करना है, डाउन साइड के लिए कैसे प्लान करना है, वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन फिलहाल जो हमें दिखाई दे रहा है, अगर प्राइस ने यहाँ इस पॉइंट पर अपने इस हाई को ब्रेक करता है तो डेफिनेटली जो हमारा प्राइस है वो एक यहाँ पर एन पैटर्न कंप्लीट करने चला जाएगा। अब इस तरीके से फिर मूव आना चाहिए। अप साइड के लिए मैं प्लान करूंगा इसको, डाउन साइड के लिए कब प्लान करूंगा वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। ये हमारी एक ट्रेंड लाइन है। अब अगर प्राइस यहाँ इस हाई को बिना तोड़े वापस नीचे आता है इस गैप को फील करने, तो इस गैप को फील करने के बाद एक यानी पुल बैक दे, पुल बैक देने के बाद अगर इस स्विंग के नीचे जाएगा तब हम इसको नीचे के लिए प्लान करेंगे। लेकिन अभी हमें क्या दिखाई दे रहा है, ऊपर की तरफ प्राइस जाता दिखाई दे रहा है। लेकिन एक कंडीशन और है कि
देखो, मैंने उसमें बताया था कि यहाँ पर गैप देखो वो वीडियो आप कंप्लीट वे में देखना, तब आपको समझ में आएगा कि हम यहाँ पर बाइंग साइड क्यों प्लान करने वाले हैं। गैप अप, गैप डाउन की वीडियो आपको यानी मिल जाएगी मेरे चैनल पे, आप वहाँ पर जाके देख सकते हो, कल-परसों ही मैंने अपलोड करी है। उसके बाद देखो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, इंट्राडे ट्रेडिंग अगर आप करते हो, तो ये पॉइंट हमेशा याद रखना क्योंकि फेक ब्रेकआउट में मोस्टली लोग इसी वजह से फँसते हैं। अब यहाँ आप देख सकते हो एक हाई बना, उसके बाद एक लो बना, फिर एक हाई बनता है, लेकिन अपने पिछले हाई को नहीं तोड़ पाता, एक लो बनता है, पिछले लो को नहीं तोड़ पाता, यहाँ पर साइडवेज हो गया। साइडवेज होने के बाद आज यानी कल हमारा प्राइस यहाँ पर क्लोज होता है। क्लोज होने के बाद आज गैप अप ओपन होता है, उसी डायरेक्शन में जाके एक मूव देता है, फिर नीचे आता है, एक लो बनाता है पिछले लो के नीचे यानी ऊपर बनाता है, फिर से क्या करता है, इस हाई के यानी ऊपर निकल के हायर हाई के लिए जा चुका है। ये फॉर्मेशन का यानी स्ट्रक्चर जो आप यानी समझ चुके होंगे प्राइस का क्या स्ट्रक्चर बनाते जा रहे हैं। लेकिन एक चीज नोटिस करने वाली बात है, कल का जो क्लोजिंग था वो यहाँ था, आज का ओपनिंग यहाँ पर है, ठीक है। यानी कल के क्लोजिंग प्राइस से गैप अप ओपन हुआ है। लेकिन इंट्राडे मूव अगर हमें पकड़ना है तो आप ये देखो, यहाँ ये कैंडल क्लोज हुआ है, क्लोज होने के बाद नेक्स्ट कैंडल यहाँ ओपन हुआ है। तो इंट्राडे में भी इसने क्या किया है, गैप को यानी गैप के साथ ऊपर जाने की कोशिश करी है। कभी भी ऐसी कोई सिनेरियो बनती है कि आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो, इमीडिएटली जो आपकी कैंडल है वो गैप के साथ ओपन हो जाती है, तो और फिर वो ऊपर चली जाती है। हमेशा उसको वेट करो कि पहले वो उस गैप को फील करने आए, उसके बाद अगर वो दोबारा जा रहा है और इस लेवल को ब्रेकआउट कर रहा है, यानी जो भी आपका ब्रेकआउट लेवल था उसको फिर वो ब्रेकआउट देगा, तब वो सस्टेन कर लेगा। वरना फिर वहां पर हाई चांस है कि उसके रिवर्सल होने के, क्यों, क्योंकि गैप को इमीडिएट फील करने आ जाता है। अगर इसका एक एग्जांपल मैं आपको दिखाऊं कि यहाँ आप देख सकते हो, जैसे ये एक ब्रेकआउट हुआ था, यहाँ पर एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन है, उसके बाद ब्रेकआउट कैंडल है, रीटेस्ट करने आया, फिर ऊपर भाग गया। लेकिन अगर आप इसको 5 मिनट में देखोगे, यहाँ पर आप देख सकते हो, ये देखो अब यहाँ क्या हुआ है, इंट्राडे मूव था, ये कौन सी कैंडल है, 5 मिनट टाइम फ्रेम पर 7:20 की। अगली कैंडल कौन सी है, 7:25 की। तो यानी 5 मिनट टाइम फ्रेम पर इसने क्या किया है, गैप अप ओपन होकर ब्रेकआउट दिया। कभी भी ऐसा ब्रेकआउट होता है तो इमीडिएट फेल हो जाता है, क्यों, क्योंकि वो गैप को फील करने आता है। जैसे ही गैप को फील किया, यहाँ से फिर इसने एक अच्छा मूव दे दिया। तो ये पॉइंट हमेशा याद रखना है, छोटे टाइम फ्रेम पर कभी कभी आपको ऐसे यानी स्ट्रक्चर बनते हुए दिखाई देंगे, तो वहां पर एकदम से वहां फंसना नहीं है। हालांकि यहाँ पर एक एंट्री प्लान हम कर सकते हैं, लेकिन 1 मिनट मैं इसमें 1 मिनट आप मेरे को दे दो बस। जैसे यहाँ पर थोड़ा-सा एक बार देखना पड़ेगा, क्या गैप कंप्लीट वे में फ़िल हो चुका है? हाँ, यानी लगभग फ़िल हो चुका है हमारा गैप। इसको 1 आवर टाइम फ्रेम पे मैं कर लेता हूँ। मेरी एंट्री यहाँ पर मैं प्लान करूँगा, इसके हाई के 1 पॉइंट ऊपर, यानी 6084 है, 6085 पर मैं इसको प्लान करूँगा। कम से कम मेरा 35 पॉइंट का एसएल रखूँगा। लेकिन अभी मैं ये चाहता हूँ कि थोड़ा-सा देखो, कभी-कभी क्या होता है ना, यहाँ पर डायरेक्ट जा रहा है, डायरेक्ट जाने के बाद फिर गैप को फ़ील करने आ गया, उसके बाद दोबारा जा रहा है, इतनी दूर से तोड़ने के लिए। कभी-कभी क्या होता है, थोड़ा-सा विक मार के वापस नीचे आ जाता है। तो ये जो यानी ट्रेड रहता है, ये रिस्की ट्रेड रहता है, रिस्की एंट्री। तो रिस्की जो ट्रेड होती है, वहाँ पर एसएल हिट होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, रेदर देन हमारा जो सेफ एंट्री रहती है, वो बहुत अच्छे से काम करती है। लेकिन यहाँ जो ये एंट्री रहेगी, ये प्योरली हमारी एक रिस्की ट्रेड रहेगी। हालाँकि चांसेस आर यानी डैम हाई कि प्राइस जो है वो बहुत अच्छे से यहाँ पर काम कर सकता है हमारा। 1 मिनट में इसको यानी बस थोड़ा-सा यानी 1 सेकंड, मैं इसको एक बार ऑर्डर पंच कर देता हूँ, ताकि अगर यहाँ पर आए तो मेरी एंट्री मिस ना हो। मैं यहाँ पर ऑर्डर पंच कर चुका हूँ, अब देखते हैं या तो ये स्टॉप लॉस हिट करेगा, क्योंकि थोड़ा-सा रिस्की ट्रेड है। रिस्की ट्रेड है तो मैंने मेरा 35 पॉइंट का एसएल रखा है। अगर सेफ एंट्री रहती है तो वहाँ 30 पॉइंट के एसएल से काम चल जाता है। तो मेरी यानी लगभग यहाँ पर एंट्री हो जाएगी 6085 पर। बाकी देखते हैं क्या रहेगा। लेकिन अब देखो यानी मैंने ये तो बता दिया कि भाई रिस्की ट्रेड है, मैंने ये बता दिया, लेकिन अब टारगेट कहाँ तक रहना चाहिए वो कैसे डिसाइड करें। 1 आवर टाइम फ्रेम पर आपको यहाँ दिखाई दे रहा है एक यानी गैप, ठीक, हमारा एक स्विंग बना था इस तरीके से, ऊपर जाता है, फिर इमीडिएट आके इस स्विंग का ब्रेकडाउन होता है और यहाँ से नीचे आ जाता है। तो फर्स्ट टाइम क्या करेगा प्राइस यहाँ पर, अगर इस लेवल को ब्रेक करता है तो यहाँ पर इस पॉइंट को यानी इस गैप को फील करने आ सकता है। जो गैप होता है वो सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता है, और जब भी प्राइस फर्स्ट टाइम इसको टच करने आता है, सपोज करो यहाँ से चला गया, ठीक है, यहाँ आने के बाद क्या करेगा, इमीडिएट वो पुल बैक दे देगा। क्यों, क्योंकि ये रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग है, अभी वीक हुआ नहीं है, क्योंकि फर्स्ट टाइम जा रहा है यहाँ से, इस तरीके से फर्स्ट टाइम जा रहा है। मल्टीपल टाइम हिट हो रखा होता तो कमजोर होता, लेकिन अभी ये हमारा प्राइस क्या कर रहा है, इसको बिल्कुल
जैसे ही टच करेगा, नीचे आने के चांसेस आर डैम हाई, क्योंकि गैप हमेशा सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता है। ये पॉइंट आपको हमेशा याद रखना है। उसके बाद एक और पॉइंट मुझे दिखाई दे रहा है कि भाई यहाँ से ये एक हाई है, उसके बाद एक ये हाई है, तो मैं यहाँ पर इन दोनों डॉट्स को कनेक्ट करता हूँ। ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो चुकी है। जो हमारी ट्रेंड लाइन है वो 2 बार ही टेस्ट हुई है, तीसरी बार अगर टेस्ट होगी तो स्ट्रांगली रिएक्ट करेगी रेजिस्टेंस की तरह। क्यों? क्योंकि ये रेजिस्टेंस बनी हुई है। तो यहाँ पर 2 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस दिखाई दे रहे हैं, गैप भी और ट्रेंड लाइन भी। तो टारगेट हमारा कम से कम यहाँ का रहना चाहिए। अब ये एक बार टूल लगा के देख लेते हैं, एंट्री हो चुकी है। इसको 35 पॉइंट एसएल, और यहाँ हमारा कम से कम लगभग 94 पॉइंट का टारगेट रहेगा। जो रिस्क रिवॉर्ड है 1:2.7, एक अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड दिखाई दे रहा है, लेकिन रिस्की ट्रेड है तो चांसेस आर डैम हाई कि भाई स्टॉप लॉस भी हिट हो सकता है, लेकिन प्लानिंग हमारी सही है। बाकी देखते हैं जो भी इसका रिजल्ट रहेगा वो मैं अपना यानी इंस्टाग्राम पर डेफिनेटली उसको शेयर कर दूंगा रील बना के। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, हमने किस तरीके से प्लान कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइम फ्रेम्स पर, किस तरीके से एंट्री लेनी होती है, कब हमें थोड़ा जो एसएल है वो बढ़ा रखना चाहिए, यानी सेफ एंट्री क्या होती है, रिस्क की एंट्री क्या होती है, स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस क्यों ज़्यादा होते हैं। अब देखो नॉर्मल सी चीज़ है, एक पॉइंट बताता हूँ मैं आपको। अगर जो हमारा ये देखो यहाँ से इस तरीके से गया है डायरेक्ट, एक तो गैप है, उसके बाद इंट्राडे में भी यहाँ पर गैप बना दिया, ठीक, उसके बाद डायरेक्ट ही इसको तोड़ने जा रहा है। तो ऐसे ऐसे चांसेस में हाई चांस रहता है कि प्राइस जो है वोलेटाइल होके स्टॉप लॉस हिट कर दे। पहले स्टॉप लॉस हिट करने के बाद उसके बाद जब वो गैप फील हो जाता है, उसके बाद फिर वो जब मूव देता है तब एक स्ट्रॉन्ग मूव आता है। तो इस पॉइंट का हमेशा ध्यान रखना है। कभी भी इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो, एंट्री बना रहे हो, एंट्री लेने से पहले हमेशा देखो कहीं छोटे टाइम फ्रेम पर कोई गैप तो नहीं है। अगर गैप है तो पहले उसको फील करने दो, अगर बिना फील करे अगर डायरेक्ट सीधा जा रहा है तो भाई जाने दो, वहां पर एंट्री मत प्लान करो। सीधी सी बात है, क्योंकि रिस्की ट्रेड करने का कोई फायदा नहीं होता। मैं इस महीने ऑलरेडी 1200 पॉइंट प्लस में हूँ, तो मैं अब आराम से रिस्की ट्रेड प्लान कर सकता हूँ। लेकिन जब आपकी जेब में प्रॉफिट होगा तभी आप रिस्क लेने की हिम्मत रखो। जब आपकी जेब में कुछ है ही नहीं, सिर्फ लॉसेस ही लॉसेस होते जा रहे हैं, फिर आप प्लान मत करो। उसको आराम आराम से पहले अच्छे से सीखो और उसके बाद प्लान करो। सेफ एंट्री को जितना प्लान करोगे भाई उतना ज्यादा फायदे में रहोगे। ये एक अच्छी पॉइंट बता रहा हूँ। अच्छा, यानी यहाँ पर टारगेट दिखाई तो दे रहा है, लेकिन देखते हैं टारगेट हिट होता है या फिर यहाँ से जो 35 पॉइंट का स्टॉप लॉस हिट होता है। तो ये हमारी आज की वीडियो थी, हाउ टू एनालाइज क्रूड ऑयल ऑन डिफरेंट टाइम फ्रेम्स। किस तरीके से अपसाइड प्लान करना है, किस तरीके से डाउन साइड प्लान करना है, किस तरीके से अलग अलग टाइम फ्रेम पर हमें यानी एनालाइज करना है। हम प्राइस के स्ट्रक्चर को देखते हैं, प्राइस एक्शन को यानी यूज करते हैं, कब सेफ एंट्री लेनी चाहिए, कब हमारा रिस्की एंट्री हो सकता है, कितना स्टॉप लॉस रखना चाहिए, सारी चीज़ों के ऊपर हम डिस्कस कर चुके हैं। अब मैं सैटरडे को एक नई वीडियो बनाऊँगा, उसमें मैं क्रूड ऑयल को किस तरीके से हम ट्रेड कर सकते हैं, प्रॉपर वे में, कितने क्वांटिटी चाहिए, कि सॉरी कितना हमें कैपिटल चाहिए, निफ्टी बैंक निफ्टी से क्यों अच्छा है, वो भी आपको पता चल जाएगा। तो सैटरडे को आपको वीडियो मिल जाएगी, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि वीडियो मिस ना करो। ठीक है? तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री शंभू।